हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 को। यह एपिसोड इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड होने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को एंजॉय करें। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, जिन्हों अपनी पुरानी टीम के साथ एक डी रैंकेड डंजन के मिशन पे जाता है। यहाँ पर उसके साथ एक स्पेशल बंदा भी है जिसका नाम है कैंग। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है डंजन से और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग हंटिंग कर रहे हैं और गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो 3 क्रिमिनल्स होते हैं वही इन गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग भी अपनी न्यू एबिलिटीज़ का यूज़ कर रहा होता है, जिसमें से एक है फायर एबिलिटी। माशिमा उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर कहता है सॉन्ग अभी भी बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ जिन्वो भी उन गॉब्लिन्स को आराम से मार देता है, जिसे देखकर सॉन्ग उससे कहता है तुम तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। जिन्वो वैसे तुम्हें खंजर कहाँ से मिला, क्या तुम इस सेल मार्केट से लेके आए हो? जिन्वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जोई जिन्वो की फाइटिंग स्टाइल को देखकर कहती है अरे जिन्वो, तुम्हें अभी तक चोट नहीं लगी? पहले तुम्हें गॉब्लिन्स भी तुम पर बहुत भारी पड़ते थे। जिन्वो कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जोई भी उससे कहती है कि आई होप जिन्वो तुम्हें हर्ट ना हो। वहीं पर मिस्टर सॉन्ग जिन्वो को देखकर मनी मन सोचते हैं मुझे लगा नहीं था जिन्वो ऐसा भी कर सकता है। ये पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुका है, इसकी अपीयरेंस के साथ साथ इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है और अब इसकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई लेवल पर हो चुका है। तभी पीछे से कैंग कहता है अगर तुम लोगों का हो गए हो तो चलें। और जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इनको 3 रास्ते दिखते हैं। फिर कैंग सभी से कहता है कि हम लोगों को 3 टीम बना के आगे बढ़ना चाहिए। वैसे चीज़ से मिशन तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। इस पर सॉन्ग बोलता है तुमने सही कहा कैंग, ऐसा ही करते हैं। और फिर कैंग कहता है अगर तुम्हें इस डंजन का बॉस दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना। जिन्वो जो पीछे खड़ा होकर सब देख रहा होता है, उसे पहले से ही अपनी एक एबिलिटी से पता चल जाता है कि बॉस कहाँ पर है। इसी के साथ ही वो यह भी सोचता है कि ऐसे यूं ही गॉब्लिन्स को मार के वो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कमा पाएगा, इसलिए वो ज़्यादा पॉइंट्स कमाने के लिए मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग भी जिन्वो की बात से एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ माशिमा भी इस बंदे से कहता है हमें बीच वाला रास्ता चुनना चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग 3 टीम्स में बढ़ के अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाते हुए कैंग जिन्वो को देखकर स्माइल करता है। अगले सीन में माशिमा गॉब्लिन से लड़ रहा होता है और वो अपने टीममेट को कहता है ऐसे फुद्दू से गॉब्लिन से तो मैं आराम से लड़ सकता हूँ। इस पर उसका टीममेट भी कहता है हाँ मैं भी ये सोचता हूँ कि पिछली बार की तरह हमारी फटे ना और ये मिशन आराम से हो जाए ताकि मैं घर जाके आराम कर सकूँ। उसकी बात सुनने के बाद माशिमा कहता है अबे मुट्ठू, वो इस मिशन के अंदर दुनिया की सबसे वीकेस्ट हंटर को लाए। इसका मतलब यही हुआ ना कि यह वाला मिशन बहुत इजी है, तो चिंता मत करो, सब कुछ आराम से निपट जाएगा। माशिमा का टीममेट कहता है पिछली बार भी हमने यही सोचा था, तुम भूल गए क्या? उन स्टैचू ने हमें लगभग मार ही दिया था। इस बात को सुनने के बाद माशिमा को भी रियलाइज़ होता है कि हाँ उसने गलत किया था और इसलिए वो इस मिशन के खत्म होने के बाद जिन्वो से माफ़ी मांगेगा। वो कहता है कि पिछली बार मैं अपनी फैमिली के लिए भागा था, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं बोल सकता कि मैंने अपने साथियों को धोखा दिया था। अगर मुझे हंटर बने रहना है तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। इस पर माशिमा का टीममेट कहता है क्या वो हमें माफ़ करेगा? माशिमा कहता है नहीं, लेकिन तब भी हमें माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो गॉब्लिन्स को बहुत आराम से मारे जा रहे हैं। तभी कैंग उन तीनों से बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। कैंग बोलता है अगर इन गॉब्लिन्स की जगह असली ह्यूमन होते तो क्या तुम उनको भी इतनी आसानी से मार देते? वो क्रिमिनल्स कैंग को कहते हैं हमें ह्यूमन्स और मैजिकल बीस्ट में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता, तो हाँ हम ह्यूमंस को भी इतनी आसानी से मार देते। उन क्रिमिनल्स की बातें सुनने के बाद कैंग को कुछ याद आता है। कैंग यहाँ पर एक आदमी से कुछ बात कर रहा होता है। कैंग बोलता है तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? वो आदमी कहता है 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया है। ये 3 लोग और कोई नहीं होते, बल्कि ये तीनों वही क्रिमिनल्स होते हैं जिनको कैंग डंजन में लाया होता है। वेल उस लड़की का फादर ये बताता है कि जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब उसकी बेटी ने खुद को ही ख़त्म कर लिया। ये बात पता चलने के बाद उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। वो आदमी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है इन क्रिमिनल्स को क्या ही दिक्कत होगी, कुछ सालों की सज़ा के बाद ये लोग छूट जाने वाले हैं। वैसे भी इन लोगों के पास इनके हंटर्स लाइसेंस है और ये हंटिंग पे जाके अपनी सज़ा को और भी कम करवा लेंगे। तुम्हें ये चीज़ गलत नहीं लगती? क्या इस चीज़ से मेरी बेटी वापस आ जाएगी? ये सारी बातें कहने के बाद वो आदमी कैंग को 3 बिलियन ऑफर करता है और ये पैसा वो कैंग को उन 3 क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए देता है। वैसे ही आदमी ऐसी चीज़ इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि डंजन में मरने वाले आदमियों का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। गुफा की बात गुफा में ही दब के रह जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पर कैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कैंग उन तीनों क्रिमिनल से कहता है डंजन से बाहर निकलने के बाद ही मैं एक रिपोर्ट सौंपूंगा जिसमें मैं यह बताऊंगा कि तुम्हारा एनकाउंटर बहुत सारे गॉब्लिन से हुआ है। वेल इस पॉइंट पे होता है सीन शिफ्ट और माशिमा जो कि अपनी टीममेट के साथ उसी गुफा में आगे बढ़ रहा होता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो कुछ चीज़ देखकर शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कैंग पहले से ही 2 क्रिमिनल्स को निपटा चुका है और वो तीसरा क्रिमिनल कैंग से जान की भीख मांग रहा है। कैंग उस क्रिमिनल को बोलता है तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे कहा गया है कि तुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टॉर्चर करना है। माशिमा यहाँ पर कैंग से कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिस पर कैंग कहता है क्या ये सारे रास्ते जुड़े हुए थे? इसका मतलब यह हुआ कि जो बॉस का रूम है वो लेफ्ट साइड में था
वेल ये कहने के बाद कैंग अपना वेपन निकालता है और उस क्रिमिनल के गले को उससे काट देता है एंड उसके बाद वो बढ़ता है माशिमा और उस आदमी की तरफ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिनवो, सॉन्ग और जूही। जिनवो यहाँ पर मनी मन ये सोचता है कि कैंग तो वही आदमी था जो कि उसकी सीनियर के साथ उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था। तभी यहाँ पर इन तीनों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनने के बाद वो तीनों उसी डायरेक्शन में भागते हैं जहाँ से आवाज़ आई होती है। उस जगह पर जाने के बाद वो तीनों देखते हैं कि वो तीनों क्रिमिनल्स पहले से ही मर रखे हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर माशिमा का टीममेट भी मारा जा चुका है। तभी जिनू की नज़र माशिमा की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि माशिमा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये देखने के बाद जो ही माशिमा को हील करने में लग जाती है। सॉन्ग उस आदमी की इंजरी को देखने के बाद कहता है ये किसी मैजिकल बीज का काम नहीं हो सकता, ये निशान तो किसी ब्लेड के हैं। दूसरी तरफ माशिमा जूही से कहता है ये सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे बचा नहीं सकती। जिनू माशिमा से कहता है तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हारी फैमिली है। यहाँ पर माशिमा जिनू से कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन ऐसी हालत में नहीं। झुककर इस बात के कहने के साथ ही यहाँ पर माशिमा का खेल खत्म हो जाता है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर कैंग जूही को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू टाइम रहते ही कैंग का हाथ पकड़ लेता है। कैंग जिनू से कहता है अरे यार तुम तो बड़े ही फुर्तीले निकले, मैं तो हीलर को ख़त्म करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक कर लिया। यहाँ पर सॉन्ग कैंग से कहता है क्या तुमने ये सब करा है? कैंग उसको रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ ये मैंने करा है, क्या कर लोगे? सॉन्ग यहाँ पर कैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है पर तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तो तुमने ऐसी हरकतें क्यों करी? कैंग की यहाँ पर पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो रखी है और वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है यार तुम लोगों के लिए ना मेरे पास एक स्टोरी थी, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार देता और डंजन से बाहर जाकर यह बोलता कि तुम लोगों को गॉब्लिन्स ने निपटा दिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज कर दूँ। मैं बाहर जाके सबको ये कहूँगा कि इन क्रिमिनल्स ने भागने की कोशिश करी और भागते समय इन्होंने तुम्हारा गेम बजा दिया। इसके बाद क्रिमिनल्स ने मुझ पर अटैक किया जब मैं बॉस से फाइट कर रहा था, लेकिन बॉस के सामने में इन तीनों की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, इसलिए बस मैं ही सर्वाइव कर पाया। तो बताओ कैसी है स्टोरी मेरी? कैंग की बात को सुनने के बाद जिनू कहता है तुम तो बड़े वाले हो, लेकिन सॉन्ग जिनू से कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम उसको नहीं हरा सकते, इसलिए यह काम मैं करता हूँ। यह कहने के बाद सॉन्ग माशिमा की तलवार को उठा लेता है और हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सॉन्ग यहाँ पर जूही से कहता है क्या तुम मेरे ऊपर फिजिकल एनहेंसमेंट स्पेल कास्ट कर सकती हो? जूही सेम ऐसा ही करती है और वो सॉन्ग के ऊपर स्पेल कास्ट कर देती है। सॉन्ग यहाँ पर यह सोचता है कि असिस्टेंस के पास डिफेंस बहुत कम होता है एंड यही चीज उनकी वीकनेस होती है। इसके बाद कैंग सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग सॉन्ग को बोलता है तुम तो बस एक पिद्दे से मेज हो, तुम क्या ही कर लोगे मेरा, और तुमने तलवार आखिर उठाई ही क्यों? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग कैंग को बीच में से काट देता है, बट ये एक इल्यूजन होता है, इससे कैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बगल में खड़ा था। कैंग सॉन्ग से कहता है यार तुम तो बड़े स्किल्ड हो। इसके बाद वो सॉन्ग के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगता है और वो उससे यह भी कहता है कि यार तुम मैजिक की जगह कोई स्वैर्ड से भी अटैक कर सकते थे, लेकिन अगर मैजिक से करते तो ज़्यादा बेटर रहता। और ये कहने के साथ ही वो सॉन्ग के ऊपर एक डेडली अटैक कर देता है, लेकिन टाइम रहते जूही सॉन्ग को हील कर देती है। कैंग जूही को देखकर कहता है कि ये हीलर मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही है, सबसे पहले मैं इसी को ही खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद कैंग जूही की तरफ बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग बीच में आ जाते हैं और कैंग के ऊपर दोबारा से अटैक करना चालू कर देते हैं। अटैक करते हुए सॉन्ग कहते हैं तुम एक शॉर्ट्समैन को पीठ दिखा के भाग रहे थे। कैंग इस पे कहता है मुझे लगता है कि तुम एक आम बोड़े आदमी नहीं हो। सॉन्ग कैंग को बताता है कि मैं एक एस रैंक का हंटर मास्टर हूँ और तलवारबाजी में मैं तुमसे तो हार ही नहीं सकता। सॉन्ग की इस पावर को देखने के बाद कैंग कहता है यार तुम्हारी पावर की कोई लिमिट तो जरूर होगी। ये कहते हैं कैंग सॉन्ग के ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से बहुत ज्यादा स्पीड में स्लैशेस करता है और वो उससे कहता है एक असिस्टेंट के सामने एक मैच कुछ भी नहीं कर सकता। बट यहाँ पर मैच का मतलब एक मजिशियन से है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में। कैंग अपने अटैक से सॉन्ग को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। ये देखकर जूही सॉन्ग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भी पावर यहाँ पे ख़त्म होने वाली होती है। कैंग भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म, लेकिन यहाँ पर कैंग सॉन्ग को कुछ कर पाए उससे पहले ही सॉन्ग अपनी फायर एबिलिटीज़ का यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग फैल जाती है। लेकिन इस चीज़ से कैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कैंग सॉन्ग को बोलता है अच्छा तो तुम मुझ पर स्वैर्ड से अटैक इसलिए कर रहे थे ताकि तुम अपने फाइनल ब्लो कर पाओ। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी ये चाल बुरी नहीं थी। अब यहाँ पर कैंग सॉन्ग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करे, लेकिन तभी यहाँ पर हमारे एमसी जिनू की एंट्री होती है इन दोनों के बीच में। कैंग उससे कहता है आखिर तू है कौन? जिस पर जिनू अपना नाम बताते हुए कहता है मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये सुनकर कैंग यहाँ पर थोड़ा पागलों की तरह हंसता है और वो उससे कहता है अगर तुम एक ई रैंक हंटर होते तो मेरे अटैक को 2 बार ब्लॉक नहीं कर पाते, तो मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। खैर इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी ट्रू पावर छुपा रहे हो। वैसे हाँ मैं जानता हूँ कि तुम में सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है। ये सुनकर जूही और सॉन्ग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो इसलिए शॉक हो जाते हैं क्योंकि सेकंड अवेकनिंग एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है जो कि सब में नहीं हो पाती। कैंग को भी यहाँ पर याद आ जाता है कि वही बंदा है जिससे हम हॉस्पिटल में मिलने गए थे, लेकिन अभी दिखने में बहुत अलग लग रहा है। इसके बाद वो जिनू से कहता है मुझे लगता है कि एज अ हंटर तुम्हें बहुत कम एक्सपीरियंस है। जिनू कैंग से पूछता है तुमने इन लोगों को क्यों मारा?
कैंग उसे बताता है क्योंकि विक्टिम की फैमिली ने मेरे ऊपर भरोसा किया था। जिन्हों कहता है कि मेरा मतलब इनसे नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ माशिमा की। वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते, लेकिन तब भी तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। क्या ये भी तुमने विक्टिम की फैमिली के लिए करा? अपनी बकवास करना बंद करो। जिन्हों की बातें सुन के कैंग यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद फिर से हमें अगला सीन एक फ्लैशबैक का देखा जाता है। कैंग इस आदमी से कहता है मैं ये काम बहुत आराम से कर लूंगा, लेकिन क्या तुम जानते हो मैंने ये हंटर्स एसोसिएशन क्यों ज्वाइन करी, जो मुझे इतनी कम सैलरी देता है। यहाँ पर एक इविल स्माइल के साथ वो बोलता है मुझे मैजिक बीस्ट से ज़्यादा मज़ा असली इंसानों को मारने में आता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर कैंग जिन्हों के ऊपर बहुत सुपर फास्ट अटैक करता है। अटैक करते हुए वो कहता है एक सेकंड अवेकनिंग के बाद एक ई रैंक हंटर कितना स्ट्रांग हो गया होगा। कैंग यहाँ पर इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि जिन्वो को भी यहाँ पर चिंता हो रही है, लेकिन जिन्वो भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो भी फाइट बैक कर रहा है। इन दोनों की इतनी ज़्यादा फास्ट लड़ाई देखकर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं आखिर जिन्वो के पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई। अब ये वो वाला जिन्वो नहीं रहा जिसे मैं जाना करता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फाइट के बीच में कह रहे होते हैं हम दोनों की स्पीड लगभग एक जैसी है, लेकिन कैंग को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिन्वो के पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, इसलिए जीतने के चांसेस कैंग के पास ज़्यादा हैं। फाइट करते करते ये लोग अब आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर जिन्वो कैंग को बोलता है अब अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि जिन्वो के सिस्टम ने उसे एक नया मिशन दे दिया होता है और ये मिशन होता है कैंग को मारने का। कैंग को समझ में नहीं आता कि यह पागल वगल सिस्टम क्या कर रहा है। एनीवेज अब यहाँ पर जिन्वो अपनी डैश एबिलिटी का यूज़ करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक करता है कैंग के ऊपर। यहाँ पर कैंग को स्ट्राइक लग भी जाती है और कैंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। वेल इस वाले स्ट्राइक में पॉइजन भी होता है जो कि कैंग के चेहरे पे फैल जाता है। जिन्वो यहाँ पर कैंग के ऊपर फिर से स्ट्राइक करता है, लेकिन कैंग इस बार बच जाता है और कैंग उससे कहता है अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। कैंग यहाँ पर अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और वो इनविजिबल होकर जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है। जिन्वो को बहुत ज़्यादा चोटें भी आती है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर जूही भी चिल्लाती है, जिस पर कैंग कहता है तुम चुप रहो क्योंकि इसके मरने के बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्वो यहाँ पर फुल रिकवरी का यूज़ करके वापस से हील हो जाता है। कैंग भी ये चीज़ देखकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी जल्दी इसने रिकवरी कैसे कर ली, लेकिन कुछ भी कहो ये है तो बहुत खतरनाक। जिन्वो कैंग से कहता है तुम्हारी वजह से मैंने अभी अभी एक और इमोशन खो दिया। कैंग यहाँ पर जिन्वो की बातों से समझ जाता है कि जिन्वो ने पहले भी इंसानों को खत्म किया है, सो ऐसे ही ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। खैर इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा वही जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कैंग जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है। जिन्वो भी यहाँ पर बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। कैंग को भी यहाँ पर यह समझ में नहीं आता कि इनविजिबल होते हुए भी जिन्वो इसके अटैक से कैसे बच पा रहा है। इसके बाद जिन्वो अपनी मर्डरस इंटेंट एबिलिटी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैंग को कुछ भी इल्यूजन दिखाई देने लगते हैं और उसको पता भी नहीं चलता कि उसके पेट में खंजर घुस चुका है। कैंग यहाँ पर बड़े बड़े जिन्वो से कहता है तो तुमने मुझे मार ही दिया, लेकिन अब तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते। वैसे तुम्हारी शैडो डार्कनेस से कनेक्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे कैंग भी मर चुका है और जिन्वो का मिशन भी पूरा हो गया है। इसके बाद जूही और सॉन्ग जिन्वो को शुक्रिया करते हैं। जिन्वो कहता है कोई बात नहीं, अब यहाँ से चले जाओ, मुझे इस डंजन को बंद करना है। अगला सीन डंजन के बाहर का होता है, जहाँ पर कैंग का सीनियर इस लड़की से पूछता है सर्वाइवर्स की रिपोर्ट कहाँ है। चलते हुए यहाँ पर कैंग का सीनियर ये सोचता है कि उसे कैंग के ऊपर पहले से ही शक तो था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो मर्डर में इन्वॉल्व होगा। इसके बाद वो देखता है कि जिन्वो, सॉन्ग और जूही ये तीनों ही इस डंजन से बाहर आ पाए हैं। सॉन्ग को देखते ही कैंग का सीनियर समझ जाता है कि यह वही ई रैंक का हंटर है। यह बंदा जिन्वो को अपना नाम बताता है वोजिन चुल। चीफ वो बोलते हैं मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ, तुम तीनों में से कैंग को किसने मारा। जिन्वो यहाँ पर मनी मन ये सोचता है कि अब तो वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैं हूँ वो जिसने कैंग को ख़त्म किया। चीफ वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं तुम तो एक सी रैंक के हंटर हो, तो तुमने उसे कैसे मार दिया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जूही की हेल्प से। ये सुनकर चीफ वो कहते हैं अच्छा तो तुमने हीलर की मदद ली उसे मारने में। लेकिन चीफ वो को यहाँ पर अभी भी मन ही मन शक होता है और वो कहता है चलो ठीक है कोई नहीं। जिन्वो चीफ वो को देखकर कहता है ये बंदा एक ए रैंक का हंटर है, मैं इसको नहीं हरा सकता। इसके बाद अगला सीन 3 घंटे बाद का होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस बंदे ने कैन को पैसे दिए थे उस बंदे ने अपोलाइज कर लिया है एंड ये पूरा का पूरा केस एक सेल्फ डिफेंस के अंदर डाल दिया गया है और ये बात यहीं पर ही दब चुकी है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है, जहाँ पर जूही जिन्वो को वो सेम चीज़ दिखाती है जो जिन्वो ने उसे डंजन के अंदर दी थी। जूही उसे कहती है क्या तुम्हें ये चीज़ याद है, और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ होगी जो जिन्वो ने जूही को डंजन के अंदर दी थी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें।